हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स पढ़ने के इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेक्टेंगल फंक्शन। रेक्टेंगल फंक्शन बेसिकली करता क्या है, आपके लिए एक रेक्टेंगल शेप बना के देता है। रेक्टेंगल शेप अगर आप सोचें कि किस तरह का होता है, या फिर बहुत सारे लोग जानते होंगे किस तरह का होता है, बेसिकली रेक्टेंगल फंक्शन आपका कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का शेप अगर आपको बनाना है लाइक दिस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इस तरह का शेप अगर आपको सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स अगर कर रहे हैं, उसमें ग्राफिक्स के प्रोग्राम में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जहाँ पे इस तरह का शेप आपको चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हो उस टाइम पे, तो ये कैसे अचीव करेंगे? वो अचीव करने के लिए आपको रेक्टेंगल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। और बेसिकली रेक्टेंगल बनाने के लिए भी फंक्शन नाम भी रेक्टेंगल ही होता है, सेम नेम। जैसे कि हम ग्राफिक्स में मोस्टली ये देखते हैं कि जो भी शेप हमें चाहिए होता है, जिस तरह का भी शेप हमें चाहिए होता है, उसका नाम भी सेम होता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि जब हम लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, कोई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, कोई भी लाइन हो, जब लाइन ड्रॉ करने की बात होती है तो उसका नाम भी लाइन फंक्शन होता था। सर्कल ड्रॉ करने की बात होती तो उसका नाम भी सर्कल होता था। तो सेम हियर अब हम आ गए रेक्टेंगल फंक्शन पे। तो रेक्टेंगल फंक्शन भी आपका रेक्टेंगल इस तरह का शेप बना देगा। अब इस तरीके का शेप बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? रेक्टेंगल फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या क्या पास करने पड़ते हैं, और किस बेसिस पे ये आपका बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख रखा है इसका, वो आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे काम कर रहा है ये बेसिकली, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके। तो उसके देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख रखा है यहाँ पे, देखिए। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन अ सी ग्राफिक्स, फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज द ग्राफिक्स एंड आल्सो इंक्लूड द graphics.h फाइल इन योर प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा, तो हेडर्स फाइल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। क्यों लगाते हैं, क्या पर्पज़ होता है हेडर फाइल लगाने का अपने प्रोग्राम में, वो आप अच्छे से जानते होंगे। हेडर फाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी इनबिल्ड फंक्शन होते हैं, उनके प्रोटोटाइप हमारे कहाँ मौजूद होते हैं? किसी एक हेडर फाइल में। लाइक दिस, अगर हम सी लैंग्वेज में बात करें studio.h, तो studio.h हम क्यों लगाते हैं? उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, लाइक आपने printf यूज किया होगा, कोनियो, फिर स्कैनर फंक्शन आपने यूज किया होगा, तो इन सारे फंक्शंस का ना प्रोटोटाइप आपका studio.h हेडर फाइल में मिल जाता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लगाएं, लिखना पड़ता है, और रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई हमने क्या करना है आगे चल के अपने प्रोग्राम में। कंपाइलर को बताएंगे कैसे? सीधी सी बात है, हम उसे एक प्रोटोटाइप देंगे, यानी हम उसे एक इंडिकेशन देते हैं कि हम ये चीज़ें अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो वो हम अचीव करते हैं किसी हेडर फाइल के थ्रू। हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दिया, तब कंपाइलर आपका समझता है कि हाँ, इन्होंने अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल यूज़ किया, तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन यूज़ करने ये उसके लिए फ्री हो गए। एज अ डेवलपर आप उस फंक्शन को, जब हेडर फाइल आप यूज़ करते हैं, तो जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं आपके पास, जो इनबिल्ड फंक्शन होते हैं या फिर आपने बनाए होते हैं ना, तो वो सारे आप फ्री हो जाते हैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। वो अचीव हो रहा है किस तरीके से कि क्योंकि इन सारे फंक्शंस का ना आपके पास क्या है, उन सारे फंक्शन के आपके पास क्या है? प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप हमने हेडर फाइल में, हमारे हेडर फाइल में होती है, और हमने कंपाइलर को कह दिया हेडर फाइल के थ्रू, हमने उसे बता दिया कि सारे प्रोटोटाइप्स आपके पास हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने फर्दर प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, तो सेम हियर जब हम ग्राफिक्स पढ़ने की बात करते हैं, जब ग्राफिक्स में आते हैं, तो ग्राफिक्स में भी सेम चीज़ें काम कर रही होती हैं। जब ग्राफिक्स का इनबिल्ट फंक्शन यूज करने की बात आती है, तो वहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ता है? graphics.h हेडर फाइल की। ठीक है, ये आप अपने टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिख देंगे, जैसे आप सारे प्रोग्राम से लिखते हैं। लाइक जो जितने भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, उसमें जिस तरह से नॉर्मल हेडर्स फाइल आप यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आप graphics.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे। उसके बाद में उन्होंने बोला है फर्स्ट यू नीड टू इनिशियलाइज योर ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास इनिट ग्राफ फंक्शन दिया होता है। इनिट ग्राफ फंक्शन
इनिट ग्राफ फंक्शन आप अच्छे से जानते होंगे, अगर इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो क्या काम करता है, क्लोज ग्राफ क्या काम करता है, लाइन फंक्शन है ना, सर्कल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार जाके आप देख लें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि इनिट ग्राफ क्या कर रहा है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने क्या हर प्रोग्राम में लिखना होता है ग्राफिक्स के, तो वो चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए पहले। तो आप जाके उसे देख लें पहले। हम लोगों ने अच्छे से उस पर टॉपिक किया हुआ, अच्छे से एकदम से मतलब प्रोग्राम विद एग्जाम्पल हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप जाके देख लें एक बार, फिर आइए इस लेक्चर से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ, हैव अ लुक एट रेक्टेंगल ड्राइंग अ फंक्शन प्रोटोटाइप बिलो एंड देन विल बी लुक फॉरवर्ड हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है बेसिकली। यहाँ से ये सिंटैक्स है आपका। सिंटैक्स क्या करता है, सिंटैक्स जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक मैथ फील्ड से अगर एग्जांपल लें तो मैथ में क्या होता है बेसिकली, मोस्टली आपका क्या होता है, फार्मूलाज पे आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग फार्मूला को ही क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं बेसिकली। कि अगर आपके पास फार्मूला है तो आप किसी भी तरह का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उस फार्मूला के थ्रू। तो यहाँ पे जब अगर आपके पास सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स पता है क्या है उस फंक्शन का, या उस कोई भी चीज़ हो, फंक्शन हो या फिर कोई मतलब क्लास हो या फिर है ना, तो कोई भी इनबिल्ट फंक्शन हो, कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसका अगर फॉर्मूला पता है कैसे डिफाइन करना है आपको, यानी उसके एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता है, तो इजीली आप उस हिसाब से अपनी मतलब अपने फर्दर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकेंगे और मतलब इनबिल्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है कि आपका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में इन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले वाइड यानी रिटर्न टाइप जो रेक्टेंगल फंक्शन का है वो वाइड है, यानी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप 0 है। वाइड का मतलब आप समझते हैं नल, खाली 0 है ना, इसका वैल्यू अगर देखें तो 0 होता है। और इससे हमें पता ही चलता है कि रेक्टेंगल फंक्शन है जो हमारा रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, रिटर्न में वैल्यू इसमें कुछ नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रेक्टेंगल फंक्शन का नाम इटसेल्फ होगा, जो फंक्शन का नाम होगा, ये फंक्शन नाम है आपका रेक्टेंगल, आप एज इट इज लिखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको पता है सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है, तो यहाँ अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल फंक्शन में आप बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जो हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, मोस्टली यही होता है अगर हम जर्नल बात करें तो। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी आप सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए आपके पास 4 आर्गुमेंट्स होने चाहिए। किसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए 4 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है आपको। वो आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट एंड इंट बॉटम, 4 तरह के आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे इसके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। अब ये 4 वो आर्गुमेंट आप देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से कि इंटीजर टाइप के हैं, इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट एंड इंट बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कोई दूसरी बुक रिफर कर रहे होंगे या दूसरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहां पे हो सकता है मे बी ये चांस है कि ये जो आर्गुमेंट्स नेम है ना ये चेंज हो। यहाँ पे मैंने लेफ्ट यूज किया है, टॉप और राइट एंड बॉटम, 4 इस तरह के अपने कन्वीनियंट के लिए हमने अपने हिसाब से नाम रख दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज सेम मिलेगी आपको, नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स आपको हर प्रोग्रामिंग हर बुक में या फिर हर ट्यूटोरियल में नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट सेम मिलेगा और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट सेम मिलेगा, यानी इंटीजर ही पास करना है आपको और 4 ही आर्गुमेंट पास करना है। हालांकि अब अपने अपने कन्वीनियंट के लिए क्या होता है कि हम नाम चेंज कर देते हैं, जैसे आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो किसी ने कहा इंट आई, किसी ने कहा इंट ए, है ना, तो क्या ये सारे वेरिएबल है लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या क्या नाम चेंज कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेम हियर सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी काम करती है कि आप अपने कन्वीनियंट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज हमेशा मतलब 2 चीजें होंगी जो आपकी कहीं भी वो सेम होंगी। आप कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ें, कोई भी बुक रिफर कर रहे हो, अलग अलग बुक 2-4 बुक उठा के देख लो, 2 चीज आपको सेम मिलने वाली है। वो 2 चीजें क्या है, किसी फंक्शन में जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल फंक्शन बेसिकली, तो रेक्टेंगल फंक्शन में आप ये देखेंगे जो इसके ना नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स 4 पास हो रहे हैं, वो हर बुक में हर ट्यूटोरियल में सब में सेम मिलेगा। नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट 4 ही होंगे, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इंटीजर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लेट सपोज आपने कुछ मिस्टेक कर दी, बाय डिफॉल्ट आप करना नहीं चाहते थे बट हो गया, गलती से हो गया, क्या हो गया कि
आपने देना था इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट, आपने पॉइंट में दे दिया, डेसिमल पॉइंट्स में दे दिया, लाइक डबल में या फ्लोट में दे दिया वैल्यू, तो वहाँ पे हो सकता है मे बी चांस कि कंपाइलर मतलब 99.9% केस में कंपाइलर एरर हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल ही नहीं होगा अपने प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कंपाइलर से पास ही नहीं होगा। ठीक है, कंपाइलर अपने आप से पास ही नहीं होने देगा। दूसरा पॉसिबिलिटी कहीं 0.1% में ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है आपके सामने, जो कभी कभार कहीं 100-200 प्रोग्राम आपने किया होगा तो कहीं एक ऐसा लॉजिक एरर मिल जाएगा, ऐसा प्रोग्रामिंग एरर मिल जाएगी आपको कि आपने कोड लिखा, आपको पता है आपने रॉन्ग लिखा, फिर भी वो कंपाइलर से पास हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कंपाइलर हो सकता है कि वो कहीं और बिजी हो, है ना, और आपके कोड पे उसने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और आपका कोड प्रॉपर मतलब आपका कोड कंपाइलर से पास हो गया, उसने जनरेट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं, उसने जनरेट करके मशीन को पास कर दिया, सीपीयू को। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आप जो आउटपुट चाहते थे, जो आप आउटपुट चाहते थे, जैसी आउटपुट चाहते थे, सेम वैसा आउटपुट आपको नहीं मिला। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट 4 होंगे और टाइप्स सेम चारों आर्गुमेंट का होगा, वो क्या है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट a rectangle, you have to pass the 4 parameters। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया 4 आर्गुमेंट्स पास होंगे इसके लिए, रेक्टेंगल फंक्शन के लिए। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप 4 आर्गुमेंट पास करते हैं। इन दिस फंक्शन 2 parameters represent the left and top upper left corner. Similarly, the right bottom parameter represent the lower right corner of the rectangle। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अभी ये कैसे काम कर रहे हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने प्रोग्रामिंग पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, ये आपको पता है क्या है। उसके बाद में यहाँ पे कोनियो डॉट एच, मेन रेक्टेंगल फंक्शन, देन हमारा प्रोग्राम एंड। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नोट करके लिख सकते हैं, इसे मान सकते हैं, रेक्टेंगल फंक्शन आल्सो डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जैसे कि आपने देखा सिंटैक्स में कि इसका रिटर्न टाइप वाइड था, वाइड मतलब ये रेक्टेंगल फंक्शन हमारा रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। If you pass the same value in the 4 parameter, you will see rectangle at a single point। यानी आपने जो चारों पैरामीटर्स पास किए हैं वो सेम वैल्यू पास कर दें, लाइक जो हमने यहाँ पे जो देखा है अभी, यहाँ पे जो चारों आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं, इंटीजर लेफ्ट, इंटीजर टॉप एंड इंटीजर राइट, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे इंटीजर लेफ्ट, इंटीजर टॉप, इंटीजर राइट एंड इंटीजर बॉटम। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपने अगर सेम कर दी लाइक दिस, आपने क्या किया, चारों के लिए 100 पास कर दिया। ठीक है, चारों में आपने क्या किया, 100, दूसरे के लिए भी 100 और तीसरे के लिए भी आपने 100 पास कर दिया और चौथे आर्गुमेंट में भी आपने 100 पास कर दिया। तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये जैसे समझ लो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, आपका कोई रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं होगा, एक पॉइंट बन के रह जाएगी बस ऐसे लाइक दिस, है ना। इस तरह से आप एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको रेक्टेंगल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा वो इसी पैरामीटर के बेसिस पे आपका ड्रॉ होता है, इसी पैरामीटर्स के बेसिस पे, है ना, इसी पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका ड्रॉ होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसके बाद में you will see the rectangle at a single point in the output, you will just see a dot, है ना, डॉट। आपने एक पॉइंट देख, अगर सेम पैरामीटर्स आप पास करें तो सीधी सी बात है आप चारों तरफ से चल के फिर वहीं पहुंच गए, है ना, तो वो उस तरह से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी ध्यान देना है कि आपको पैरामीटर्स अलग अलग पास करना होगा और डिपेंड करेगा आपके मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट कितने, मतलब कौन से शेप बनाने की, मतलब शेप आपका रेक्टेंगल छोटा शेप का है या बड़े शेप का बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस वैल्यू को हम अभी देखने वाले हैं कैसे पास करेंगे और एक्चुअली में मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, वॉट एवर वैल्यू यू पास इन द फंक्शन पैरामीटर इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, लाइक I have passed 100 in first parameter। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर के लिए हमने 100 पास किया। दिस मीन दैट द कंपाइलर विल गिव 100
pixel edges to the left to create the left side of the rectangle. ठीक है. Likewise, when we write 100 on top, it would draw a line from the टॉप टू द पिक्सल 100. ठीक है, इस तरीके से आपका काम करेगा. अब ये कैसे काम कर रहा है उसे समझ लेते हैं एक बार. देखिए यहाँ पे मैंने पेंट ऑन कर लिया और इस पे समझाते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे मैकेनिज्म इसका काम कर रहा है. देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है. लेट सपोज कि ये आपकी स्क्रीन है जिस पे आपकी आउटपुट आने वाली है. आउटपुट कौन सी, कंसोल विंडो. इसे थोड़ी देर के लिए आपको सपोज करना है. लेट सपोज है ना कि ये आपका क्या है, एक कंसोल विंडो है जिसे हम ब्लैक स्क्रीन भी बोलते हैं, जिसपे आप अपना आउटपुट देखते हैं. इसमें थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कीजिए कि ये वही है. ठीक है, तो अब इसमें हम समझते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस कंसोल विंडो में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे लाइक दिस. अगर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है. ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, तो क्या होता है कि यहां से दूरी इसकी कितनी है और इस साइड से इसकी दूरी कितनी है. ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट को पहुंचने के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं आपके कंपाइलर को कि इस पॉइंट पे हमें पहुंचने के लिए ये जरूरत है. अब इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर वाई एंगल भी बोलते हैं, वाई, और इसे हम बोलते हैं एक्स एंगल. ठीक है, एक्स एंगल. एक्स और वाई जब हम पास करते हैं अपने किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे. लाइक दिस, अगर मैं एग्जांपल दूसरा ले लूं कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वाई एंगल से इसकी दूरी यानी कितने पिक्सल्स में ये आ रहा है, कितने पिक्सल की दूरी है, और एक्स एंगल से कितने पिक्सल की दूरी है, फिर आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, सिंपल है. तो यहाँ पे अब हम जब लाइन ड्रॉ करते थे तो सेम हियर लाइन पे हम क्या कहते थे कि अब एक पॉइंट ये रहा हमारा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच में हमें एक लाइन चाहिए इस तरीके से. अगर मैं दूसरे कलर का ले लूं लाइक दिस, तो इस तरीके से. तो यहाँ पे लाइन के लिए आपको क्या समझ में आया कि आपको 4 पैरामीटर्स पास करने पड़ते थे. 2 पैरामीटर्स आपका एक्स एंड वाई इस पॉइंट के लिए और एक्स एंड वाई इस पॉइंट के लिए, यानी 4 पैरामीटर पास करते थे. सेम हियर जब रेक्टेंगल ड्रॉ करने की बात आती है तो रेक्टेंगल कैसे होता है, लाइक दिस. आपको रेक्टेंगल, इस तरह का रेक्टेंगल कोई ड्रॉ करना है तो इसके लिए भी 4 आर्गुमेंट पास होंगे. और 4 आर्गुमेंट कैसे काम कर रहे होते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपने इस चीज पे, ठीक है, यानी जो हमारा सिंटैक्स था इस पे जब हम देख रहे थे तो सिंटैक्स में इन्होंने कहा लेफ्ट एंड टॉप. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट कहीं यहां बनेगा लाइक दिस, एक पॉइंट आपका यहां बनेगा, दूसरा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 पैरामीटर्स हो जाएंगे, वाई पैरामीटर्स लाइक दिस. मैं अगर छोड़ ना, ये रहा वाई और ये रहा एक्स. आपको मिल गया 2 पैरामीटर्स, 2 आर्गुमेंट्स मिल गए, वाई एंड यहां पे एक्स. ठीक है, सेम हियर दूसरा पॉइंट आपको चाहिए जहां जिसके और जिसके बीच में हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं बेसिकली रेक्टेंगल में, जिनके बीच में आपका रेक्टेंगल ड्रॉ होके आएगा. ठीक है, तो रेक्टेंगल कहां से और एक पॉइंट हमें चाहिए, तो वो पॉइंट हम लेट सपोज, अब इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं कि ये टॉप पे है और प्लस राइट लेफ्ट में है. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें यहां चाहिए लाइक दिस, इस तरीके से. अब इसके लिए भी आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, 2 आर्गुमेंट्स होंगे इसके, y और x. ठीक है, इस तरीके से आपका इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. अब रेक्टेंगल फंक्शन कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म काम कर रहा है और इंटरनली डिफाइन किया गया है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं और इन 2 पॉइंट्स का हम अपने रेक्टेंगल फंक्शन को, जब उसका पैरामीटर्स यानी जो वैल्यू है इसकी, y की वैल्यू जो भी हो आपकी और x की वैल्यू जो भी आपने दिया हो, ये चारों आपके पास जब आ गए तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल फंक्शन को पास कर देंगे. और रेक्टेंगल क्या करेगा, आपके लिए कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ करके दे देगा. किस तरीके से, लाइक दिस. इस पॉइंट को लेगा और ये इस तरीके से काम करेगा. ठीक है,
ये इस पॉइंट से 2 लाइन बन के आ जाएगी और इस पॉइंट से भी 2 लाइन बन के ऐसे आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और आपका रेक्टेंगल बन के तैयार होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से मैं बता दूं एक बार कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक पॉइंट हमें चाहिए था, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें x एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए, और सेम हियर हमें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी हमारा 4 पैरामीटर कंफर्म हो गया। अब पैरामीटर जब हमारा कंफर्म हो गया तो जो पैरामीटर से हमारी जो पैरामीटर्स की वैल्यू है हम रेक्टेंगल फंक्शन को पास करेंगे। तो रेक्टेंगल फंक्शन क्या करेगा कि इस वाले पॉइंट का पैरामीटर लेगा और इस वाले पॉइंट का पैरामीटर लेगा, और इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। अब इस रेक्टेंगल को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और डिपेंड करता है आपकी x एंड y वैल्यू पे, ठीक है, कितना वैल्यू आप दे रहे हैं। बढ़ा के दे रहे हैं तो बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, छोटा रेक्टेंगल बनाने के लिए आप वैल्यू कम देते हैं, लाइक दिस। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए y की वैल्यू कम है, x की ज़्यादा है, ठीक है, x की ज़्यादा है, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस कॉर्नर की बात करूँ, या इस वाले पॉइंट पे पहुँचने के लिए, अब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आपकी y की वैल्यू बढ़ गई। एक सेकंड, यहाँ पे इस कॉर्नर पे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस कॉर्नर पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ गई एज ए कम्पेयर टू प्रीवियस, और x की वैल्यू भी थोड़ी सी आपको भी टर्बो ओपन कर लेना अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास लेट सपोज नहीं है तो आप कॉपी पेन ले लें, उस पर लिख लें, ताकि बाद में जब आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप प्रैक्टिकल कर लें, है ना। प्रैक्टिकल से ही चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि थियरी से तो हमारा प्रोग्रामिंग टोटल बेस होता है हमारे प्रैक्टिकल पर। जितना प्रोग्राम लिखेंगे उतनी हमारी क्लैरिटी आएगी हमारे प्रोग्रामिंग को लेकर। तो आपको प्रैक्टिकल करना है, अगर है आपके पास तो साथ साथ करें, अगर नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए और उसमें लिख लें हम लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, कैसे हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होकर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, पहले तो आप क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसकी हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड करा दिया, लाइक ग्राफिक्स डॉट एच, ठीक है, इंक्लूड मैंने कोनमोड डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इंट जीटी नाम का एक वेरिएबल बनाया, और जिसे इनिशियलाइज कर दिया हमने किससे, डिडक्ट नाम के माइक्रो से, डिडक्ट नाम के माइक्रो से, फिर जीएम नाम का एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया। अब यहाँ पे जब बात आती है इनिशियलाइजेशन की, तो इनिशियलाइज करने यानी ग्राफिक्स में इनिशियलाइज करने की क्या जब हमें जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है इनिट ग्राफ फंक्शन। हमारा करता क्या है, ये आपका टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज करा देगा आपके कंसोल विंडो को। एड्रेस ऑफ जीडी एंड एड्रेस ऑफ जीएम, इसके लिए 3 आर्गुमेंट्स आप पास करते हैं। 3 आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वो आपका एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर, एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स मोड, देन ड्राइवर पाथ। वो ड्राइवर पाथ ये होता है आपका टर्बो C3, देन BGI फाइल तक मैंने पाथ बता दिया आपने इनिट ग्राफ फंक्शन को। देन हमारा आ जाता है यहाँ पे, हम गेट CS लगा लेते हैं, उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर देते हैं। क्लोज ग्राफ करके हमने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब इसी के बीच में जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा, ये होता है आपका बॉडी ऑफ द कोड, ठीक है। यहाँ पे ही आपका सारा कोड लिखा जाता है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल कराते हैं, रेक्टेंगल, और इसमें हमने पास कर दिया x यानी लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल और ऊपर से यानी वाई साइड से 100, ठीक है। और बनाना अब दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, वो मैंने दे दिया 200 एंड 300, ठीक है, दूसरे पॉइंट के लिए। उसके बाद में हमने क्या करना है, रन करा देना इस प्रोग्राम को। 2 वार्निंग इधर, यहाँ पे इनिट ग्राफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इनिट यहाँ पे लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप भी करेंगे। इनिट ग्राफ होना चाहिए, मैंने केवल इनिट ग्राफ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ मेरा रेक्टेंगल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक फिर से रेक्टेंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। प्रोग्राम रन हो रहा है बट आउटपुट नहीं आ रही। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो आपने पाथ पास कराया है, पाथ में कहीं मिस्टेक हो रही है,
ये चीज आपको भी ध्यान देना है कि एक्चुअल में कैसे पास करना होगा। BGI फाइल तक तो हमारा सही है, टर्बो C3, यहाँ पे टर्बो C3 लिखना था हमने, और हमने क्या लिखा, टर्बो, मिस्टेक कर दिया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप सभी होगी, है ना। एज अ प्रोग्रामर मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। टर्बो C3 ये रेक्टेंगल बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसका साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहां पे वैल्यू जो हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे जो वैल्यू आपने लिखा था, इस वैल्यू में जैसे ही आप छेड़छाड़ करेंगे, चेंज करेंगे, वो आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, लाइक दिस, यानी हमने दूसरे पॉइंट का पहला आर्गुमेंट क्या किया, 300 पास करो, और दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा आर्गुमेंट हमने 300 पास कर दिया, ठीक है। और रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बन के आएगा आपके सामने, है ना। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल फंक्शन को बार बार रन करके देखें, ताकि आपको ना प्रोग्रामिंग में क्या हो जाए कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया, आपको 2-4 बना के देखना है। जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतनी प्रोग्रामिंग आपकी मजबूत होगी। तो ये होता है गोल्डन रूल प्रोग्रामिंग का। प्रैक्टिकल होता है, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, कि आप क्या मतलब जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत लगी हो, कहीं ना समझ में आया, कंफ्यूज हो, तो आप उसके लिए क्या करें, एक छोटा सा काम कर लें, रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी इशू को जरूर पूछें, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और आपको पता है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए